एकेडमिक ज्ञान सेतु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से एकेडमिक ज्ञान सेतु में समसामयिक घटनाक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। आज हम लोग घटनासार के प्रमुख तथ्यों का अध्ययन करेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम से प्रारंभ करते हुए, और इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे और इसके बाद में हम लोग आर्थिकी को देखेंगे, फिर पुरस्कार, और बाद में हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों का खेल वगैरह, इस तरीके से बहुत सारे जो समसामयिक घटना सार ने जो बनाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीन है घटनासार। तो इससे प्रश्न अक्सर जो है घटना जितने भी समसामयिक घटना से प्रश्न आते हैं उनमें से लगभग 70% प्रश्न यहाँ से अवश्य मिल जाते हैं। तो आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम से प्रारंभ करेंगे और ये श्रृंखला चलेगी जब तक पूरा घटना जो है कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, तब तक ये श्रृंखला हम लोग जारी रखेंगे। तो ये पहली कड़ी में हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति, देखिए यहाँ पे प्रश्न ऐसे बनेगा, ये किस कमेटी के सुझावों से जो है इसको मंजूरी मिली? तो ये कस्तूरी रंगन कमेटी के सुझाव थे, जो कि पूर्व इसरो के अध्यक्ष थे ये कस्तूरी रंगन। और इसको मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को। प्रश्न बनेगा यहाँ पर, बहुत जो है ये तिथि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 29 जुलाई 2020 इसको कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई, ठीक है। और इसके पहले जो शिक्षा नीति थी 1986 वाली, तो उसके बाद ये 34 साल बाद जो है इस नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया। अब देखिए इसमें जो कुछ प्रावधान किए गए उसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इसमें 5वीं कक्षा तक जो है शिक्षा क्षेत्रीय भाषा यानी मातृभाषा में प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। कब तक? 5वीं कक्षा तक, ठीक है। और जो HRD मंत्रालय है उसका नाम पुनः बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा पर GDP का खर्च जो है 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा पर GDP का खर्च कितना रखा गया है? 6%। अब तक ये कितना था? 4.43% था। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जो ये फैक्ट है। अब GDP पर शिक्षा का खर्च किया जाने वाला जो मद है शिक्षा मद पर, वो 6% रखा गया है GDP, कुल GDP का। पहले ये 4.43% हुआ करता था। और 2035 तक उच्च शिक्षा में जो पंजीकरण है 28.3% जो अब तक है, इसे बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2035 तक। और 2030 तक स्कूलों में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक स्कूलों में 100% नामांकन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई होगी। अब व्यावसायिक कक्षा जिसमें कोडिंग वगैरह शामिल होता है, जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि चीन जापान में जो है बच्चे कोडिंग वगैरह सीख जाते हैं और बहुत सारे गैजेट्स बनाने लगते हैं, तो अब वो भारत में भी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा 6वीं क्लास से ही। और अब 10+2 की जगह 5334 पद्धति लागू की जाएगी। पहले 10+2 थी, अब इसकी जगह 5334 की पद्धति लागू की जाएगी। तो ये पद्धति क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेज होगा वो फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाएगा। इसमें 5 वर्ष की व्यवस्था होगी, जिसमें नर्सरी, अब तक जो है सरकारी स्कूलों में इसकी व्यवस्था नहीं होती थी, नर्सरी, KG और अपर KG जो है ये नहीं थी। तो अब ये 3 वर्ष जो है, 5 वर्षों में ऊपर के 3 वर्ष जो होंगे नर्सरी, KG और अपर KG के लिए होंगे, और पहली कक्षा और दूसरी कक्षा फाउंडेशन स्टेज में होगी। तो इस तरीके से 5 वर्ष का ये जो है पूरा स्टेज होगा। इसमें जो आयु वर्ग होगा 3 से 8 वर्ष साल तक के बच्चे इसमें कवर होंगे, शामिल किए जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है प्राथमिक स्टेज, जिसमें जो 3 वर्षीय व्यवस्था है, इसमें तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास के जो है बच्चों को शामिल किया जाएगा। और इसमें जो आयु वर्ग के बच्चे होंगे वो 8 वर्ष से 11 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये आयु वर्ग भी याद करना जरूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न जो है मिलान करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेज हो गया जो प्राथमिक जो है स्टेज है। और तीसरा स्टेज है माध्यमिक, जो कि 3 वर्षीय व्यवस्था यहाँ भी होगी, माध्यमिक में भी। इसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण जो है क्लास होंगी। इसमें 11 से 14 आयु वर्ग के छात्र शामिल होंगे। अब यहीं पर कक्षा 6 से जो है कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी, ठीक है, जिसमें कोडिंग प्रारंभ की जाएगी। और यहाँ तक कि 10 दिन की लोकल इंटर्नशिप
भी करनी होगी। कितने दिन की? 10 दिन की। ये जो है समय याद रखना, कम से कम 10 दिन की लोकल इंटर्नशिप भी करनी होगी, अनिवार्य होगी, ठीक है। और जो चौथी स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जो 4 वर्ष की व्यवस्था होगी, इसमें सेकेंडरी स्टेज शामिल किया जाएगा 9th क्लास से लेकर और 12th क्लास तक। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, ये 4 क्लास शामिल होंगे। इसमें जो बच्चों की आयु वर्ग होगी 14 से 18 आयु वर्ग के छात्र इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर विषयों की चयन की आज़ादी होगी। अभी तक क्या होता था कि मानविकी, कॉमर्स और जो है साइंस, इस तरीके से ग्रुप होते थे। अब इन ग्रुप में जो है सिर्फ किसी एक ग्रुप में ही पढ़ने की अनिवार्यता नहीं होगी। अब मानविकी का बच्चा भी जो है मैथ पढ़ सकता है, फिजिक्स पढ़ सकता है। अब उसके पास जो है चॉइस की संभावना होगी, विषयों के चयन की आज़ादी होगी, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ जो है शिक्षा में अच्छा इनोवेशन है। और इसके अलावा जो डिग्री में प्रावधान किया गया है, डिग्री कोर्स में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है, ठीक है। और इसमें इसको डिटेल में समझने के लिए आप जो है मेरे वीडियो को देखिएगा, इसका लिंक मैं यहाँ दे दूँगा। तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। स्नातक की पढ़ाई 3 से 4 साल की होगी, ठीक है। और इसमें जिसमें 1 साल की पढ़ाई पर जो है अगर 1 साल ही पढ़ करके बच्चा छोड़ देता है तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और 2 साल की पढ़ाई अगर पूरी कर लेता है तो उसे डिप्लोमा दी जाएगी, और 3 साल की स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसको डिग्री मिलेगी, और 4 वर्षीय अगर वो डिग्री पूरी कर लेता है डिग्री प्रोग्राम को तो उसे बहुविषयक स्नातक की उपाधि दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा प्रस्नातक जो होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, वो 1 वर्ष का होगा। चूँकि डिग्री अब हो गया जो स्नातक 4 साल का कर दिया, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रास्नातक 1 वर्ष का कर दिया। अब ये प्रास्नातक और 4 वर्षीय डिग्री करना अनिवार्य उनके लिए होगा जो पीएचडी में प्रवेश चाहते हैं, ठीक है। यानी 4 वर्षीय स्नातक के साथ 1 वर्षीय प्रास्नातक करना अनिवार्य होगा, किनको? पीएचडी में एडमिशन लेने वाले। जबकि 3 वर्षीय स्नातक के बाद नौकरी करने की अर्हता प्राप्त हो जाएगी। 3 वर्ष स्नातक अगर बच्चा कर लेता है तो उसे नौकरी करने की अर्हता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 को विस्तार से समझने के लिए आप 9 मिनट के जो हमारे वीडियो है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसे आप अवश्य देखिए। वहाँ पर आप और गहराई से समझ जाएंगे। 9 मिनट में पूरी तरीके से शिक्षा नीति को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है बाघ गणना रिपोर्ट 2018। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। अब देखिए, बाघ गणना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया है विश्व बाघ दिवस, यानी वर्ल्ड टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे पर, जो कि 29 जुलाई को जो है टाइगर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये 29 जुलाई 2020 को चतुर्थ अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2018 जारी किया गया। ये याद रखना, कौन सा रिपोर्ट थी ये? कौन सी रिपोर्ट है? चौथी रिपोर्ट है। और जो 2018 वाली रिपोर्ट है ये 2020 में 29 जुलाई को जारी किया गया। तो विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में है। भारत में कितनी प्रतिशत आबादी है बाघों की? लगभग 70% है। और देश में जो कुल बाघों की संख्या है, ये बिल्कुल संख्या पूरी तरीके से याद रखिए, 2967 बाघ हैं भारत में। कितने बाघ हैं? 2967 बाघ हैं, जबकि पूरे विश्व में 3900 बाघ बचे हैं पूरे विश्व में। तो इसका 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। और 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रूस में है, इसमें आयोजित एक सम्मेलन हुआ था जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय कहाँ लिया गया था? 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक सम्मेलन में। यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर जो है 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का भी निर्णय लिया गया, जिसे भारत ने समय से पहले ही पूर्ण कर लिया। भारत ने इसे समय से पहले ही पूर्ण कर लिया। और 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पशु बाघ को कब घोषित किया गया? 1973 में। और 1973 से ही बाघ संरक्षण हेतु एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और 1973 में देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। कितने टाइगर रिजर्व थे? 9 टाइगर रिजर्व कब थे? 1973 में। आज इनकी संख्या कितनी हो गई? 50 हो गई है। और अगर बाघों की संख्या की बात करें तो जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ हैं, 231 बाघ हैं। अगर ये मतलब टाइगर रिजर्व में, जिम टाइगर रिजर्व में है। और राज्यों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 526 बाघ हैं,
दूसरे नंबर पे कर्नाटक है 524 बाघों के साथ में, और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है 442 बाघों के साथ तीसरे नंबर पे। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 173 बाघों की गणना की गई है। अब हम बात करते हैं अभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो हाल में ही घटना में रहा है, राफेल लड़ाकू विमान ये वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। तो ये कहाँ से आया? फ्रांस से। फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट एविएशन से इस जो है राफेल विमानों में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा हुआ था, जिसमें से 5 राफेल विमान कब पहुंचे? 29 जुलाई 2020 को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड किए। कितने? 5 राफेल। कब? 29 जुलाई को। और वायुसेना प्रमुख जो हैं RK भदौरिया हैं, इन्होंने लैंडिंग के बाद भारतीय वायुसेना में इन 5 राफेल विमानों को शामिल कर लिया। ठीक। भारतीय सीमा में प्रवेश के समय पश्चिमी अरब सागर, कहाँ पर? पश्चिमी अरब सागर में INS कोलकाता ने राफेल का स्वागत करते हुए क्या कहा? हैप्पी लैंडिंग, हैप्पी हंटिंग। किसने कहा था? INS कोलकाता ने इनका स्वागत करते हुए कहा था। कहाँ पर? पश्चिमी अरब सागर में। और 5 राफेल लगभग 7 घंटे की उड़ान के बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के अल-दफरा एयरबेस पर उतरे थे। इन्होंने एक हाल्ट भी लिया था। कहाँ पर? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में अल-दफरा एयरबेस पर ये उतरे थे। ठीक है, इसे भी याद रखना। राफेल में कुछ घातक मिसाइलें भी लगी हुई हैं, जैसे कि मीका है, मेटवायर है, हैमर है, स्कैल्प है। ये क्या है? ये सब मिसाइलें लगी हुई हैं। और इस नेक्स्ट टॉपिक है, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने हेतु 23 जुलाई 2020 को एक आदेश सरकार ने जारी किया। ठीक है, और आदेश के बाद अब शार्ट सर्विस कमीशन यानी SSC की महिला अधिकारियों को भी सभी 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन मिलेगा। और नेक्स्ट टॉपिक है, 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12:15 बजे प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। कब किया गया? 5 अगस्त 2020 को। ये तिथि याद रखना। और मंदिर की ऊंचाई जो कि पहले प्रस्तावित थी 128 फीट, अब इस बढ़ा करके इसे 161 फीट कर दिया गया है, यानी कि इसका बेस काफ़ी ऊंचा बनाया जाएगा, तो अभी 161 फीट का होगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 15वीं शिखर बैठक का आयोजन हुआ। कौन सी शिखर बैठक थी? ये 15वीं। किसके मध्य? भारत और यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं, तो 27 देशों का यूरोपीय संघ और भारत के बीच जो एक शिखर सम्मेलन हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कब हुआ था? 15 जुलाई 2020 को हुआ था। और ये बैठक कौन सी थी? 15वीं बैठक थी, जो कि 3 साल के बाद आयोजित हुई थी। यूरोपीय संघ भारत में जो है पुणे और भोपाल मेट्रो रेल परियोजनाओं में 55 करोड़ यूरो का निवेश करेगा। ठीक है, पुणे और भोपाल मेट्रो में कितने करोड़ का? 55 करोड़ यूरो का निवेश करेगा। 29 जून 2020 को भारत ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स को सूचना प्रौद्योगिकी के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया था? देखिए यहाँ पर अब ये अधिनियम भी पूछ सकता है। तो प्रतिबंधित कब किया था भारत सरकार ने? 29 जून को किया था 2020 में। और ये किया गया था सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है इसे बैन किए थे 59 मोबाइल ऐप को। और इसे बाद में 26 जुलाई 2020 को 47 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसके साथ कुल 106 चीनी ऐप्स भारत में प्रतिबंधित हो चुके हैं। ठीक है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट, कौन है म्यांमार के राष्ट्रपति? यू विन मिंट। देखिए ये पड़ोसी देश है, इसलिए याद रखना जरूरी है। और इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि ये 26 से 29 फरवरी के बीच भारत की यात्रा पर आए थे। कौन? यू विन मिंट, म्यांमार के राष्ट्रपति। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी। अब ये गलवान घाटी देखिए, ये मानचित्र में दे सकता है कि कहाँ पर है, मानचित्र में पूछ सकता है कौन से पॉइंट गलवान घाटी को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर गोगरा, हॉट स्प्रिंग, पैगोंग, तोसो झील, ये सब स्थान हैं जहाँ पर चीनी सेना इन स्थानों से पीछे हट गई थी, क्योंकि 15 और 16 जून 2020 को गलवान घाटी में खूनी झड़प हुई थी, जिनमें दोनों तरफ के सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें भारत के करीब 20-21 सैनिक हुए थे और 45-46 सैनिक जो है चीन के शहीद हुए थे। तो देखिए यहाँ पर यह है कश्मीर का पूरा हमारा मानचित्र। अब इस मानचित्र में
ये वाला हिस्सा तो पीओके का है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ये वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है वो है चाइना के ऑक्यूपेशन में, चाइनीज ऑक्युपाइड एरिया है, ठीक। कुछ इस तरीके से ये समझिए। और ये लाइन जो कहलाती है इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक। तो इसी में एक स्थान छोटा सा है जो पाकिस्तान के अंडर में है, जिसको उसने चाइना को दे रखा है। अब बाकी बचा ये वाला हिस्सा, ये है लद्दाख। अब ये कश्मीर, ये राज्य खत्म करके अभी 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, जिसमें एक लद्दाख है और दूसरा जम्मू कश्मीर है। तो ये गलवान घाटी कहाँ पर है? ये पूर्वी लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में, यहाँ पर है गलवान घाटी, ठीक है। और गलवान घाटी के नीचे ही हॉट स्प्रिंग एरिया है और गोगरा एशिया है, उसके नीचे पैगांग पैगांगसू झील है, लेक है, ये पैगांगसू लेक है। तो इस तरीके से ये सब इस पर जो है अक्सर झड़पें होती रहती है इस इलाके में, ठीक। अगला टॉपिक है मई जून 2020 में नेपाली संसद द्वारा जारी नए राजनीतिक मानचित्र में नेपाली सीमा से सटे किन 3 भारतीय क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया? तो यह है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों में से अलग एक डिफरेंस नाम दे देगा और आपसे कहेगा इनमें से कौन सा स्थान जो है जिस पर नेपाल ने दावा नहीं किया है। तो याद रखना, काला पानी पे दावा पेश किया है और लिपुलेख पर, और लिम्पियाधुरा, लिपुलेख एक दर्रा भी है, ठीक है। तो अब देखिए भारत इन तीनों क्षेत्रों को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है, ठीक। जबकि नेपाल कहता है कि 1816 में एक आंग्ल नेपाल संधि हुई थी, जिसको सुगौली की संधि कहते हैं। तो इसके तहत जो है ये माना गया था कि जो काली नदी है, काली नदी के पूरब का हिस्सा जो है वो नेपाल के अंडर में आता है। तो इसलिए ये विवाद है और इसलिए नेपाल ने जो है नया मानचित्र बना करके काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल कर लिया। भारत से बाहर दुनिया के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुआ, 23 जून 2020 को किया गया। इसका नाम रखा गया स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, ठीक। और 20 जुलाई 2020 को भारत के पहले सार्वजनिक EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में नई दिल्ली के, ठीक। और स्वदेशी रूप से एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी AWMS स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो ये बेंगलुरु एयरपोर्ट बन गया, यानी कि BIAL, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बन गया। कौन सा क्या बना है? एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा। भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कवक पार्क कौन सा है? मनुष्यारी जो कि कुमायूं उत्तराखंड में स्थित है। तो लाइकेन ये हिमालय के 5000 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। अब यहाँ पर ये पूछ सकता है कि लाइकेन जो है कितनी ऊंचाई पर हिमालय पर उगता है? तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। और देखिए ये इस यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। लाइकेन जो है प्रदूषण स्तर के सबसे अच्छे जैव इंडिकेटर माने जाते हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को इसका गौरव प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर दे देगा कि गोल्डन बर्ड निम्न में से क्या है? दे देगा तितली है, मछली है, चिड़िया है। तो क्या है ये? गोल्डन बर्ड तितली है और इसे जो है भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव प्राप्त है। गोल्डन बर्ड विंग, इसको भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव प्राप्त है। और ये कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में, ठीक। तो इस तरीके से साथियों हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का घटनासार से इस तरीके से समाहित किया है, ठीक है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आए तो इसे प्रमोट कीजिए कृपया। हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन हो और हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे आगामी परीक्षाओं में। तो इसी के साथ जय हिंद,